हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक पोर्शन है। आपको मैं ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो CSI या नेट हो, गेट हो या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको आपको अच्छे से सीखना होता है, और अगर आप इसको अच्छे से सीख गए तो आप काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए इन लेक्चर सीरीज़ को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, उनके ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस तरीके के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात कर लेते हैं कि इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते क्यों हैं। तो यहाँ पे हम स्टेशनरी चार्जेस की स्टडी करते हैं, राइट। स्टेशनरी चार्जेस की स्टडी करते हैं। तो देखिए, कोई भी चार्ज होगा, या फिर वो स्टेशनरी हो सकता है, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है, या फिर वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर सकता है, राइट। दैट इज एक्सेलरेटेड चार्ज। तो तीनों की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज का जहाँ पे हम स्टेशनरी चार्जेस की बात करें कि चार्ज एट रेस्ट है। तो उस केस में जो भी स्टडी करेंगे चार्जेस की, दैट विल कम अंडर द सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, नाउ स्टेशनरी चार्जेस के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक कंडीशन होती है। हालांकि हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये कंडीशन होती है दैट कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ध्यान रखिएगा, is equal to 0. That means electrostatic field is irrotational. इसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, it is conservative. आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में कि अगर किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 आता है तो वो वेक्टर इरोटेशनल या कंजर्वेटिव कहलाता है। अगर ये इरोटेशनल या कंजर्वेटिव है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एग्जिस्ट। नाउ इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी हमने ये यहाँ पे मेंशन केवल इस चीज़ के लिए किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0. Now we will move to the first topic of electrostatics, जो आपने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ लिया है, फिर भी हम उसको एक बार रिविजिट करेंगे। That is known as Coulomb's law. ध्यान रखिए, जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तब तक हम केवल स्टेशनरी चार्जेस के बारे में बात करेंगे। सो कूलम्स लॉ क्या होता है? तो बाई डेफिनेशन सबसे पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन के हर एक पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन होती है कूलम्स लॉ की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. राइट, अभी यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड देखिए, उसने क्या बोला, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन मीन्स जो चार्जेज हैं दे कैन आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। दूसरा जो की पॉइंट है दैट इज 2 पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। इस चीज को आप कभी मत भूलिए। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। लेट्स से हमारे पास 2 चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है,
और दोनों सिमिलर चार्जेज हैं। सिमिलर चार्जेज मीन्स अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है तो Q2 भी नेगेटिव है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दैट इज Q1 एंड Q2 जितना भी होगा, एंड attraction or repulsion is inversely proportional to square of distance between them, means 1 by r square, where r is the distance between these two charges. बट यहाँ पे ध्यान से समझिए इस चीज को कि ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। क्यों? अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये बताएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इक्वल टू, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने ले लिया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ध्यान से समझिए इस बात को। ये डेफिनेशन ने ये तो बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बट इसने ये कहीं नहीं बताया कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट। तो इसलिए इस लॉ को अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा एंड द फोर्स इज डायरेक्टेड along the line joining two charges, directed line joining two charges, यानी कि जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके अलोंग लगेगा, राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगाएगा बिकॉज सिमिलर चार्जेस हैं, और ये Q2 चार्ज Q1 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, ध्यान रखिए, राइट। बट ऐसा नहीं होगा कि Q1 Q2 इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, ये नहीं होगा, राइट। तो ये लाइन यही बता रही है दैट फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। जो दो चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस को एक लाइन से ज्वाइन करो, उसी लाइन के अलोंग होगा। अगर वो रिपल्सिव फोर्सेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे बट लाइन के अलोंग, और अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बट अलोंग द लाइन। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा केस ले लेते हैं। लेट्स से Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। नाउ दिस इज द न्यू सिनेरियो वेयर Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। इन दिस केस अगर बात करूं सो दे विल अट्रैक्ट, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो Q2 Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, राइट, एंड Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा बट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, राइट। जो लाइन है उसी के अलोंग फोर्स अप्लाई होगा, ध्यान रखिए इस बात को हमेशा। सो लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस r, राइट। नाउ देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, राइट, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं, इसको मैं अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बार बार ना लिख के इसको सिंपली F लिख दूंगा, ओके। F विल बी इक्वल टू दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम यू ऑल नो इज 1 by 4 pi epsilon naught, राइट। इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम, फ्री स्पेस, इन केस ऑफ फ्री स्पेस, राइट, फ्री स्पेस, दैट इज Q1 Q2 by r स्क्वायर। ध्यान दीजिए, और जो डायरेक्शन होगी वो इस लाइन के अलोंग होगी, राइट। तो हमने अभी फिलहाल उसको क्या लिख दिया, r का, r क्योंकि ये r है तो r की डायरेक्शन में, या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन वो हम बाद में देख लेंगे, बट अलोंग r कैप। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन पार्ट। तो हमने बताया था आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में दैट एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, राइट। तो मैग्नीट्यूड पार्ट डायरेक्टली इसने दे दिया, और डायरेक्शन पार्ट हमें पता है इट विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। इस तरीके से हम उसका
फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज permittivity of free space. This epsilon naught is permittivity of free space and the value is 8.85 into 10 to the power minus 12 and unit आ जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये फोर्स का यूनिट नीचे चला जाएगा मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है। जब आप वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया। इफ देयर इज अ मीडियम of dielectric constant K, कैपिटल K, दिस इज कैपिटल K, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्मॉल k था यहाँ पे, ये कैपिटल K है, और रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं उसे, रिलेटिव परमिटिविटी, देन जिसको एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं। देन इफ देयर इज अ डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट k एंड रिलेटिव बिटवीन टू चार्जेस देन force will be, force of attraction or repulsion will be 1/4 pi, that is epsilon naught k और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज होती हैं। तो आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका आर कैप। ओके, सो दिस इज इन केस ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम। फॉर एग्जांपल ये ऑयल मीडियम है, नॉट फ्री स्पेस, तो ऑयल मीडियम है तो उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो यहाँ से डिवाइड, यानी कि अगर यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, राइट। देयरफॉर अगर हम निकालें F डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय F फ्री स्पेस, क्या आ जाएगा, F डाइलेक्ट्रिक दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस, अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 1/k। तो यहां से अगर आप करोगे तो F डाइलेक्ट्रिक में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी इक्वल टू F इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय k। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से आप देख सकते हैं अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने दो चार्जेस के बीच में रख दिया तो उनके बीच का जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। ये हम एक्सपेक्ट करते थे कि दो चार्जेस अगर स्पेस में हैं उनके बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो रिड्यूस होना चाहिए, राइट। तो ये कूलम्स लॉ है। अभी आपको कूलम्स लॉ के बारे में क्या क्या चीजें पता अच्छे से होनी चाहिए। देखिए कूलम्स लॉ, पहली बात, ये केवल दो चार्जेस के बीच में एप्लीकेबल, राइट, नॉट 3 नॉट 4, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो चार्जेस हैं तो ये दो ही चार्जेस के लिए वैलिड है, एक एट अ टाइम ये दो ही चार्जेस पे वर्क करेगा। नाउ अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे 3 या 4 या 5 मल्टीपल चार्जेस हैं, दे आर पॉइंट चार्जेस, बिकॉज कूलम्स लॉ पहली बात पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है, दूसरी बात केवल दो पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें हमारे पास लेट से 1 2 3 4 ये चार्जेस है, राइट। स्पेस में ये 3 चार्जेस हैं, लेट से ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ओके, और ये Q4 है। अब आपसे पूछा गया फाइंड आउट फोर्स ऑन Q4, व्हाट विल बी फोर्स ऑन Q4, ओके। ये कैसे निकालेंगे? अब चूंकि सारे के सारे पॉइंट चार्जेस तो हैं और कूलम्स लॉ केवल दो पॉइंट चार्जेस की बात करता है, वो मल्टीपल पॉइंट चार्जेस की बात नहीं करता स्पेस में। तो अगर यहाँ पे केवल
2 पॉइंट चार्जेज होते तो कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल था, लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेज हैं तो हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करके कैसे फोर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम Q4 पे फोर्स हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, Q4 पे Q3 की वजह से फोर्स निकालेंगे, Q1 की वजह से फोर्स निकालेंगे और Q2 की वजह से फोर्स निकालेंगे। ये बात ध्यान से समझिए, और तीनों की वजह से अलग अलग फोर्स निकालेंगे। तो जब हम Q3 की वजह से Q4 पे फोर्स निकाल रहे होंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि वहां पे Q3 और Q4 के अलावा कोई और चार्ज नहीं है, केवल यही 2 चार्जेज उस कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, हम ये मान के चलेंगे। ओके, जब हम Q1 और Q4 से करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे केवल Q1 और Q4 एग्जिस्ट करते हैं और कोई फोर्स चार्जेज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। और जब Q2 और Q4 मान के चलेंगे तो हम यही मानेंगे कि Q2 और Q4 एग्जिस्ट कर रहे हैं उस टाइम। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, अगर हम दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस निकाल रहे हैं तो तीसरे का हमारे से कोई लेना देना नहीं है उस टाइम पे, राइट। एक बार जब हमें सारे चार्जेस फोर्सेस पता चल गई, फॉर एग्जांपल सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, हम ऐसा कंसीडर करते हैं, इन दैट केस अगर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q3 Q4 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। देखिए ध्यान से, ये सबसे पहले अलोंग द लाइन फोर्स लगाएगा, राइट, जो लाइन Q3 और Q4 को ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग, और फिर हम चेक करेंगे कि रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा Q4 पे और फोर्स अलोंग द लाइन इधर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 4 ड्यू टू 3, राइट। ये हमने सिंबल दे दिया, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। सिमिलरली अगर फोर्थ पे हमने अब Q1 की वजह से फोर्स निकालना है तो आप देखिए Q1 भी पॉजिटिव है और Q4 भी पॉजिटिव है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट, अलोंग द लाइन। सो दिस वी कैन राइट फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। ओके, सिमिलरली Q2 की वजह से निकालेंगे, लेट्स से Q2 नेगेटिव है, राइट, लेट्स से। सो Q2 की वजह से अगर निकालेंगे तो ड्यान से देखिए, Q2 की वजह से फोर्स किधर आएगा, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा एंड दैट विल बी फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। अब हमारे पास सारे फोर्सेज आ गए, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q4 कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू F41 प्लस F43 प्लस F42। जितने भी हमने इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने हैं Q4 पे उन सबको वेक्टर सम कर देंगे एंड दैट इज व्हाट इज द नेट फोर्स। एंड इस इक्वेशन को, इस टेक्निक को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओके। ध्यान रखिए, क्योंकि इसको यूज करके हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हों या इलेक्ट्रिक फोर्सेस के हों, राइट। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स हियर। सो पहला एग्जांपल है, फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 4 चार्जेस गिवन हैं। पहला है प्लस Q यहाँ पे P पॉइंट पे, दूसरा प्लस Q यहाँ पे, माइनस Q यहाँ पे एंड माइनस 2Q यहाँ पे। हम नेमिंग कर लेते हैं, लेट से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, राइट। तो अगर मुझे पॉइंट P पे रखे चार्ज पे फोर्स निकालना है, दैट आई कैन राइट एज फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट P इज इक्वल टू, ये होगा किस किस की वजह से फोर्स लगेगा, A पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस किया हुआ है, B पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस किया हुआ है और C पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस किया हुआ है। तो ये आ जाएगा Fp इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट P ड्यू टू A, राइट, प्लस फोर्स ऑन P ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन P ड्यू टू C, राइट। अब हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमने लिख लिया कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें पहली चीज फाइंड आउट करनी है फोर्स
ऑन P ड्यू टू A, राइट। A की वजह से P पे कितना फोर्स लगेगा, ध्यान से देखिए, A की वजह से P पे फोर्स लगाने के पहले हमें A और P को एक लाइन से ज्वाइन करना होगा। अब चेक कीजिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। चार्जेस क्या है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q है। ध्यान दीजिए, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फोर्सेस के साथ डील कर रहे हैं, तो माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे, वो माइनस साइन रिफ्लेक्ट होगा डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे -Q चार्ज है A पे, लेकिन उसको -Q फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे, उसको +Q ही फॉर्मूले में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन A एंड P अगर आप निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो ये √2a आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस A है और ये वाली डिस्टेंस भी A है, तो ये √2a होल स्क्वायर। नाउ यहां तक हमने इसको कैलकुलेट किया है, ये आया है मैग्नीट्यूड पार्ट। अब हमें डायरेक्शन लिखनी है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं P पॉइंट पे फोर्स पे A की वजह से जो फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन लिखना चाह रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए, इसका जो डायरेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, राइट, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इतना तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड पार्ट लिख दिया है। अब बात आती है डायरेक्शन लिखने की। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, राइट। एज्यूम कर लीजिए ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। ध्यान दीजिए, आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आपको ये वेक्टर पता है, तो आप क्या कीजिए, इसका x और y एक्सिस से एंगल निकाल लीजिए। देखिए y एक्सिस से इसका एंगल 45 डिग्री होगा। कैसे पता है हमें, देखिए ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये 90 डिग्री है, राइट। तो ये 45 डिग्रीज के एंगल बनाएंगे, राइट। अगर ये 45 है तो ये भी कितना है, 45, राइट। अब इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, बड़ा आसान है। कैसे लिखेंगे, इसका x एक्सिस पे कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, इसका भी x एक्सिस पे। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल फ्रॉम x एक्सिस। तो cos अल्फा कितना है, 45 डिग्री। एंड द डायरेक्शन, अगर आप देखो, क्योंकि ये x के लिए लिख रहे हैं, तो डायरेक्शन विल बी -i कैप, राइट। सो -i कैप प्लस जो y वाला कंपोनेंट होगा दैट विल बी cos बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल फ्रॉम y एक्सिस। और ये हम देखेंगे, इसकी डायरेक्शन देंगे, इसका कंपोनेंट की डायरेक्शन अगर हम देखेंगे, सो दैट विल बी -j कैप, राइट। आपको सभी को बताया, तो वो वेक्टर कुछ इस तरीके से है। उसकी डायरेक्शन अगर हमें लिखनी है, तो यहाँ से एंगल 45 बना रहा है, तो यहाँ से भी 45 बना रहा है। अब ध्यान से देखिए, x एक्सिस से वो 45 एंगल बना रहा है, तो यहाँ से आपका हो गया 45, यानी कि cos 45 -i कैप, और यहाँ से देखेंगे तो cos 45 -j कैप। ओके, सो ये हो गया हमारा फोर्स ऑन P ड्यू टू A। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन P ड्यू टू B। अगेन, अगर B की वजह से अगर आप निकालोगे, तो सबसे पहले इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको बनाना पड़ेगा। अब आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये आ जाएगा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नाउ चार्जेस थे Q, तो Q स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है अगेन, √2a। तो ये आ जाएगा √2a होल स्क्वायर। ओके, और अब डायरेक्शन लिखेंगे इसकी अगेन। तो डायरेक्शन कैसे लिख दिया, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला वेक्टर इधर जाएगा, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ पी बी। ओके, सो अगेन अगर आप इसका एंगल निकालोगे, तो ये एंगल अगर 45 है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, और ये एंगल भी 45 होगा। ध्यान से देखिए, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, cos 45 डिग्रीज। देखिए यहां से अगर आप इसका परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये नेगेटिव कंपोनेंट है x का, तो -i कैप आ जाएगा, प्लस cos बीटा, बीटा इज द एंगल फ्रॉम y एक्सिस। तो अगर यहाँ 45 है, तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा, तो ये आ जाएगा cos 45 डिग्रीज। और अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है
कि इसका अगर कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में निकालोगे तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, दैट इज जे कैप। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। अभी हमारा ये दो हमने कैलकुलेट कर लिए, अभी ये कैलकुलेट करना बाकी है। तो अब आ जाए एफ पी सी, ये कितना आ जाएगा 1/4πε0। नाउ 4πε0 जो चार्जेज है, यहाँ पे 2q चार्ज है नेगेटिव का और यहाँ पे चार्ज है q पॉजिटिव का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2q इंटू क्यू, दैट इज 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम। ध्यान से देखिए, यहाँ पे और यहाँ तक a डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक a, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2a, इसका स्क्वायर। ओके, अंदर क्या बचेगा, अब हमें डायरेक्शन लिखनी है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, राइट, इस तरीके से डायरेक्शन आएगी। सो दैट इज जे डायरेक्शन, राइट, नेगेटिव ऑफ जे डायरेक्शन। सिंपल, इसमें तो डायरेक्ट हमारे पास डायरेक्शन आ गई, इसमें हमें अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए, तीनों हमारे पास आ गए। तो अगर आप देखेंगे इन तीनों को ऐड करना है तो नेट फोर्स क्या आने वाला है हमारे पास, नेट फोर्स आएगा इन तीनों को ऐड करके। तो 1/4πε0 हमने कॉमन ले लिया, क्यू स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा ये 2/4, बिकॉज 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2a स्क्वायर बचेगा। देखिए यहाँ पे भी 2a स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी 2a स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी 2a स्क्वायर बनेगा, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ देखिए, जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये cos 45 जे कैप से cos 45 जे कैप कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो माइनस का ये आ जाएगा 2 cos 45 डिग्री आई कैप और ये वाला जे बचेगा तो माइनस जे कैप, राइट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा -2/√2 आई कैप माइनस जे कैप, राइट। आप इसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा √2 आई कैप प्लस जे कैप। ओके, so this will be the net force on charge placed at point P due to all other charges. I hope सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हमें एक स्क्वायर गिवन है ऑफ साइड A और उसके कॉर्नर्स पे हमें चार्जेस दिए हैं +q -q +q -q, अल्टरनेट चार्जेस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज पे, इस q चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। तो लेट्स से हम नेमिंग कर लेते हैं, A चार्ज, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, राइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स ऑन B चार्ज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यह आ जाएगा फोर्स ऑन B ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन B ड्यू टू C प्लस फोर्स ऑन B ड्यू टू D, राइट। अब ध्यान दीजिए, लास्ट एग्जाम्पल में हमने इन तीनों वैल्यूज को अलग अलग निकाला था, अब हम प्रैक्टिस करेंगे ये तीनों वैल्यूज एक साथ लिखने की। चलिए लिखते हैं 1/4πε0 को हम 1/4πε0, बहुत बड़ी वैल्यू है, बार बार लिखने की बजाय हम इसको स्मॉल k लिख लेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा k। अभी हम BA की बात कर रहे हैं, तो BA की बात करें तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, दैट विल बी q इंटू क्यू, दैट इज q स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज a स्क्वायर। इन दोनों के बीच में a डिस्टेंस है। अब बात आती है यूनिट वेक्टर लिखने की। तो यूनिट वेक्टर अगर आप ध्यान से देखो, ये -q है, ये +q है, सो ये इस डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करेगा, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ FBA, राइट। तो FBA इस डायरेक्शन में होगा। लेट से हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, ये x डायरेक्शन मान लिया, ये y डायरेक्शन मान लिया। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि स्पेस का
हॉरिजॉन्टल जो एक्स डायरेक्शन हमने शो करी है उस डायरेक्शन में अगर कोई भी वेक्टर होगा तो वो एक्स होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर होगा वो वाई होगा। सो चलिए, तो हम देख सकते हैं जो एफ बी ए है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस का आई कैप, राइट। सो ये हमने पूरा एफ बी ए लिख लिया। अब बात करते हैं एफ बी सी की। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, अगेन आप देखोगे दैट विल बी के, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये आ जाएगा हमारे पास इस डायरेक्शन में, राइट, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो ये आ जाएगा एफ बी सी। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है माइनस जे कैप, राइट, नेगेटिव। क्यों आया ये नीचे की तरफ, क्योंकि Q पॉजिटिव था बी पे जो चार्ज है और C पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा प्लस K, और D की वजह से अगर B पे देखेंगे दैट विल बी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक लाइन प्लॉट करूं, राइट, और उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो उसका डिस्टेंस आएगा √2a, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से आप सभी लोगों को पता है अगर ये साइड a है ये साइड a है तो ट्राइंगल की दूसरी साइड कितनी होगी, √2a। तो ये आ जाएगा √2a होल स्क्वायर, राइट। और डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ये चार्ज भी पॉजिटिव है ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस तरफ, तो ये हमारी हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ एफ बी डी, राइट। हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस है नहीं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। चेक करना पड़ेगा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई से कितना। आपको पता है इस ट्राइंगल की दोनों साइड्स इक्वल हैं, इन दैट केस ये एंगल 45 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री हो। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है, अगर हमें एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से उसके एंगल्स पता है तो हम डायरेक्टली यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा cos अल्फा आई कैप, दैट इज cos 45 डिग्रीज। अब चेक कीजिए इसका कंपोनेंट अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए पॉजिटिव का आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप, बीटा इज द एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज 45 डिग्रीज, और इसका अगर हम वाई एक्सिस में कंपोनेंट ड्रॉ करें सो दैट विल बी प्लस जे कैप। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम के क्यू स्क्वायर अपॉन, राइट, ए स्क्वायर सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा, माइनस आई कैप, दूसरे के पास माइनस जे कैप, और इसके पास क्या बचेगा, देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर चला गया, 1/2 इसके पास बचेगा, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, राइट, और यहां से 1/√2 आएगा, तो यह आ जाएगा 1/2√2 आई कैप। सिमिलरली यहां से भी 1/√2 आएगा, तो इसलिए आ जाएगा 1/2√2 जे कैप। इसको लिख लीजिए, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यह आ जाएगा माइनस का 1 माइनस 1/2√2 आई कैप माइनस 1 माइनस 1/2√2 जे कैप। आप बोलेंगे इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इसको इस तरीके से लिख दिया क्योंकि आप समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आप देख लीजिए ये जो होगा ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो अब ये माइनस साइन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जब वैल्यूज हम पुट करेंगे एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस आई माइनस जे में ही आएगा, तो इस तरीके से दिखाने के लिए उसे इस तरीके से लिख दिया गया है, राइट। इस तरीके से लिखा गया है कि ये वैल्यू पॉजिटिव रिफ्लेक्ट हो, राइट, और वैल्यू पॉजिटिव आए। सो ये हमारे पास आंसर है। आई होप आपको कूलम्स लॉ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है कूलम्स लॉ के लिए। पहली बात कि जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरी बात ये केवल 2 पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, राइट। ऐसे नहीं कि 3 पॉइंट चार्जेस है तो उनके बीच में कूलम्स लॉ लग जाएगा, नहीं, हम उनके बीच में फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं,
बट उसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करना होगा, जो कि हमने अभी 2 एग्जांपल्स कर लिए हैं। ओके, नाउ दूसरी बात, जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा डायरेक्टेड होते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस। तो दोनों चार्जेस हैं, उनके बीच में जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग ये फोर्सेस अप्लाई होते हैं, राइट। तो चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, दोनों तरीके के एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। आई होप आपको यहाँ से कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चली होंगी।